नमल। इस अपार्टमेंट की दीवारें खूबसूरत सजावट से ढकी थीं और फर्श शीशे से चमकदार थे। लॉन्ग रूम में टीवी बुलंद आवाज़ से चल रहा था और बड़े सोफे पे नीम दराज नौशरवान पाँव मेज़ पे रखे नापसंदीदगी से स्क्रीन को देख रहा था। रफ टी शर्ट और खुले ट्राउज़र में मलबूस उसका मुंह भी धुला हुआ नहीं लगता था। फिर उसी बेजारी से उसने मोबाइल उठाया और नंबर मिलाकर कान से लगाया। हाँ शेरू, तुम ठीक हो? हाशिम मसरूफ़ से अंदाज में बोला था। खाक ठीक हूँ, कैद पड़ा हूँ इधर। मैंने कहा था घर में मत बंद रहो, दुबई में अपने एक एक दोस्त से मिलो ताकि सबको मालूम हो कि तुम उधर हो और उधर ही थे। जो भी पूछे तो कहना मैं इतवार की रात आया हूँ, समझे? आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वाकई मुझे कभी ग्रैंड जूरी के सामने पेश होना पड़ेगा। खुदा के लिए भाई, शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें बचा लिया और सब संभाल लिया है। लेकिन अगर अब तुमने मेरी बात ना मानी नौशरवान, तो मैं अगली दफ़ा तुम्हें नहीं बचाऊंगा। अब मेरा दिमाग मत ख़राब करो और दोस्तों को जाकर मिलो। तलखी से कहकर फ़ोन रख दिया गया। नौशरवान गुस्से से मोबाइल को घूर कर रह गया। फिर उठा और ओपन किचन की तरफ आया। फ्रिज का दरवाज़ा खोला, जूस का डिब्बा निकाला और ऊपर लगे स्टैंड में लटका उल्टा शीशे का गिलास उतार कर काउंटर पे रखा। फिर अंगूर का मशरूब उसमें उंडेला, सुर्खमाया गिलास में भरने लगा। गिलास उठाकर वो होंठों के करीब लेकर गया तो मशरूब के सुर्ख रंग में वही मंजर उभरने लगा। बजरी और सीमेंट के ढेर के करीब गिरा लड़का। उसकी उखड़ती सांसें, खुलती बंद होती आंखें और खून का तालाब, सुर्ख ताज़ा सुर्ख पानी जो बहता जा रहा था। एकदम उसका दिल उचाट सा हो गया। बेजारी से उसने सुर्ख मशरूब सिंक में उंडेल दिया। चेहरे पे शदीद झुंझलाहट दर आई थी। क्या मसला है? उकता कर वो चला आया और फिर सोफे पे गिरा मोबाइल उठाया। कुछ देर मुंह बिगाड़े मोबाइल देखता रहा, फिर एकदम सीधा होकर बैठा। तासुरात बदले, फ़ौरन से नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। हेलो शीरीं, कैसी हैं आप? मैंने अभी आपकी अपडेट देखी। आप दुबई में हैं? जी मैं भी इधर ही हूँ, आज सुबह ही पहुँचा हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? आंखों में उम्मीद जागी और चेहरे पे जोश सा उभरा। ओके, मैं आ जाऊँगा। बिलाखिर वो मुस्कुराया और मोबाइल कान से हटाया। सुर्ख दिल ने सुर्ख पानी को जहन से महव कर दिया। छोटे बागीचे के सामने कार रोकते हुए वो उसकी तरफ देखे बगैर बोला, वो फुटेज एसीपी के हवाले कर दी है। वो कह रहा था वो इस आदमी को पहचानता है, जल्द उसे गिरफ्तार कर लेगा। जुमर ने कोई तासुर दिए बगैर पर्स उठाया और लॉक खोला। फारिस ने नजरें फेर कर उसे देखा। वो घुंघरैले बाल कान के पीछे अड़सती अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल रही थी। मैंने एक फ़ैसला किया है, इन लोगों को इधर नहीं छोड़ सकता। अब वो हमारी तरफ रहेंगे। अगर आपको कोई एतराज़ है तो अभी बता दें, संजीदगी से कहते हुए उसने दरवाज़ा खोला। अगर अब्बा को तुम हमारे साथ रहने के लिए राज़ी कर लो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, बज़ाहिर उसने अस्पाट अंदाज में कहा और आगे बढ़ गई, मगर चेहरे पे वाज़ेह इत्मीनान उतर आया था, गोया कोई अनकही ख्वाहिश पूरी हुई हो। वो बिना चाप के अंदर राहदारी में आई तो लाउंज से आवाज़ें आ रही थीं। फारिस कह रहा था कि हम अब उसके साथ जाकर रहें। नुसरत थकी थकी सी कह रही थी। जुमर के कदम राहदारी में सुस्त हो गए क्योंकि हुनैन आगे से बहुत खौफी से बोली थी, हमारा भाई खो गया है तो हम इतने बेआसरा हो गए हैं कि घर बदर हो जाए। शायद वो फिर से रोने लगी थी। तुम्हें उसामा और तुम्हारी अम्मी को उनके साथ जाकर रहना चाहिए, यहाँ अकेले नहीं रह सकते तुम लोग। अब्बा की आवाज़ में भी तकान थी। सुबह से साथी को रो रो कर अब सब निढाल बैठे थे। मामू पे बोझ क्यों बने? आप अपने किराएदारों को फारिग कर दें, हम वहाँ चले जाते हैं। कौन से किराएदार? वो जो आपके प्लॉट पे घर बना था और उसमें नए किराएदार आए थे, वो उनको याद करवा रही थी। जुम्मन ने दीवार से लगे आंखें बंद कर लीं। घर? अब्बा हैरान हुए। तुम्हें किसने कहा? मेरी फ्रेंड का घर भी है उसी कॉलोनी में, उसकी तरफ को गई थी तो देखा था। वो प्लॉट तो जुमर ने कब का बेच दिया हुनैन, नुसरत ने बताया। चंद लम्हे के लिए लाउंज से कोई आवाज़ ना आई। राहदारी में खड़ी जुमर ने आंखें खोली। बेच दिया? हुनैन शॉक थी। मगर क्यों?
اس کو شاید کسی مقدمے کے لیے رقم چاہیے تھی۔ ندرت نے بے پرواہی سے بتایا، گویا یہ ذکر غیر اہم تھا۔ ابا خاموش رہے۔ مقدمے کے لیے؟ اف بڑے ابا، آپ نے ان کو یوں کرنے کیسے دیا؟ وہ آپ کے لیے ایک سیکیورٹی تھی، ایک سہارا تھا، اور وہ زمر کا تھا۔ حنا کی تلخی سے بھری آواز آئی تھی، اور زمر صرف اپنا سوچتی ہیں۔ اور پھر غصے سے بولتی اٹھ کر آئی تو وہ راہداری میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم ٹھہر گئی، نظریں اس کے عقب میں گئیں تو زمر نے بھی چونک کر گردن موڑی۔ فارس بھی پیچھے کھڑا تھا، مگر زمر کے چہرے کے برعکس اس کی آنکھوں میں حنین کے لیے ناراضگی تھی۔ بھائی کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے بےتابی سے فارس کو مخاطب کیا، مگر اس کے نفی میں ہلتے سر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ بڑے ابا اور ندرت دونوں نے بے قراری سے اس کو دیکھا، مگر چہروں پہ لکھی تحریر پڑھ لی اور نگاہیں مایوس پلٹ آئیں۔ وہ سامنے صوفے پہ جا کر بیٹھا۔ زمر چوکھٹ میں کھڑی رہی۔ میں جاتے وقت ابا کو بتا کر گیا تھا کہ اب آپ لوگ ہمارے ساتھ چل کر رہیں گے۔ اس نے بات کا آغاز ابا کو دیکھتے ہوئے کیا۔ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں اسی گھر میں ٹھیک ہوں، صداقت ہے میرے پاس۔ ہاں تم باقی سب کو لے جاؤ۔ ایک ہی دن میں وہ کمزور نظر آنے لگے تھے۔ ابا، وہ گھر آپ نے مہینے کے آخر میں ویسے بھی خالی کرنا تھا، اور یہ جگہ اب رہنے کے قابل نہیں، اس لیے پلیز ضد مت کیجیے اور ہمارے ساتھ چلیے۔ زمر ٹھیک کہہ رہی ہے، اب آپ کا کہیں اور رہنا صحیح نہیں ہے، وہ ابا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابا مسلسل انکاری تھے اور ندرت متعمل تھیں۔ فارس، ہم اتنے سارے لوگ کیسے رہیں گے ادھر؟ اتنا چھوٹا نہیں ہے وہ گھر، 3 بیڈ روم ہے۔ نیچے والا یوسف صاحب اور سیم لے لیں گے، صداقت پورج کے ساتھ سرونٹ روم میں رہ لے گا، اور اوپر… وہ رکا، ایک نظر زمر کو دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوپر میرا اور زرتاشا والا پرانا کمرہ آپ کے اور حنین کے لیے کافی ہے، باقی ہمارا تو ویسے بھی امی والا کمرہ ہے۔ اب کہ اس نے زمر کو دیکھے بنا سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ دروازے پہ رکھے اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تھی، آبرو تن کے۔ ایک خاموش تیز نظر اس پہ ڈالی، مگر جب بولی تو آواز ہموار تھی، سب آرام سے آ جائیں گے، آپ بس چلنے کی تیاری کریں۔ اور مڑتے ہوئے کانوں میں ندرت کی آواز پڑی، میرا بیٹا ہوتا تو ہمیں کبھی نہ جانے دیتا۔ بڑے ابا مسلسل انکار کر رہے تھے، اور فارس کچھ کہہ رہا تھا، مگر زمر نے بغیر آگے چلتی گئی۔ اور فارس کچھ کہہ رہا تھا، مگر زمر سنے بغیر آگے چلتی آئی۔ سادی کا کمرہ خالی پڑا تھا۔ وہ دیوار سے لگے اس کے بیڈ پہ بیٹھی، جوتے اتار کر پاؤں اوپر کر لیے اور دیوار سے ٹیک لگائی۔ آنکھوں میں پانی سا ابھر رہا تھا، جس کو اندر اتارے بنا دیوار سے سر ٹکائے بس چپ چاپ سا سامنے دیکھے گئی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دنیا خالی تھی۔ اسی دیوار کی دوسری طرف حنین کے کمرے میں بھی ایسے ہی بیڈ لگا تھا، اور وہ بھی اسی دیوار سے لگی اکڑو بیٹھے سر گھٹنوں میں رکھے رو رہی تھی۔ دل خالی تھا، ہاتھ خالی تھے، دنیا خالی تھی۔ دونوں ایک ہی بات سوچ رہی تھی، ہمارا سادی کہاں ہوگا اس وقت؟ اس نے بدقت آنکھیں کھولیں تو دھندلی سی چھت نظر آئی، پلکیں آہستہ سے جھپکیں تو منظر قدرے صاف ہوا۔ سادی کے چہرے پہ تکلیف ابھری، حسیات جاگنے کے ساتھ درد شدید سے لوٹ آیا تھا۔ وہ ہلکا سا کراہا، پھر گردن موڑی۔ وہ اسپتال کے بیڈ پہ تھا، اور اس کے ارد گرد ایک کشادہ اور چمکتا ہوا کمرہ تھا۔ اس نے کونی کے بل اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم جیسے جام ہو چکا تھا۔ اذیت کے احساس سے آنکھیں میچ لیں۔ ریلیکس، آرام سے۔ ایک عورت تیزی سے اس کے قریب آئی تھی۔ اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی۔ یہ چہرہ وہ اسے پہچانتا تھا، مگر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ امی کہاں ہے؟ وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑبڑایا، آپ کو پانی چاہیے یا کچھ اور؟ کہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ آواز، لہجہ سب شناسا سا تھا، مگر یہ کون؟ اس نے پلکیں جھپکی، خود پہ جھکی۔ اسمارٹ اس عورت کا چہرہ واضح ہوا، بھورے سنہرے رنگے بال اور سفید جلد۔ میری امی کہاں ہے؟ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ کو پانی دوں؟ اب کے سادی نے الجھن سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیا وہ اس کی بات سن نہیں سکتی تھی؟ اس نے پھر اٹھنے کی صحیح کرنی چاہی، مگر کیا شے تھی جو اس کو حرکت کرنے سے روک رہی تھی؟ اس کی نگاہیں اپنے بازوؤں تک گئیں،
दोनों बाजू कोहनी से कलाई तक बेड के साथ स्ट्रैप से बंधे थे। एकदम से जहन पे दवाइयों से छाया नशा और गनूदगी उतरने लगी। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। मैं कहाँ हूँ? बेहद हैरत और वहशत से उसने खुद पे झुकी औरत से सवाल किया। क्या आपको पानी चाहिए? उसने उसी नरमी से पूछा। जहन में बिखरे टुकड़े जुड़ने लगे। इस औरत को देखती उसकी आंखें सुकेली। मैरी, मैरी एनजीओ कहने के साथ उसने बाजू जोर से खींचे, मगर गिरफ्त मजबूत थी। वो कसे रहे। मैं कहाँ हूँ? वो सीधी हुई, सीने पे बाजू लपेटकर उसे देखा। आपको पानी चाहिए या नहीं? सादी ने सर तकिए पे गिराया और मैरी को तकती उसकी आंखों में ज़माने भर की हैरत थी। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर वाले कहाँ हैं? मगर मैरी काउच की तरफ गई, शायद फ़ोन वगैरह पे किसी को इतला दी कि चंद लम्हे बाद दरवाज़ा खुला और कदमों की चाप सुनाई दी। मेरी अम्मी कहाँ है? वो बददिक्कत बोल पा रहा था। तकिए पे रखी गर्दन ज़रा मोड़ी तो धुंधला सा मंजर नजर आया। नीली जीन्स पे घुटनों तक आता सफ़ेद ओवरऑल पहने एक लड़की उसकी जानिब आ रही थी। उसके बाल सीधे और लंबे थे, कोहनी तक आते और गर्दन में स्टेट पड़ा था। करीब आई तो चेहरा वाज़ेह हुआ। गंदमी रंगत और बड़ी बड़ी से आंखें और उनमें एक मासूम सा तासुर। नरमी से मुस्कुराती वो उससे अंग्रेज़ी में उसकी तबीयत पूछ रही थी। मेरी अम्मी कहाँ है? वो उसको अब कोई इंजेक्शन लगा रही थी और सादी एक ही बात दोहराई जा रहा था। आंखें बार बार बंद हो रही थी। अंधेरा, फिर रोशनी, फिर अंधेरा। फिर वो मैरी की तरफ घूमी। उसके हाथ कम अज़ कम खोल दो, वो बीमार है और ज़ख्मी भी। इस हालत में भागकर कहाँ जाएगा? उसकी आवाज़ में तवहम था। मुकाबिल खड़ी मैरी ने उसे तेज़ नज़रों से घूरा। तुम्हें इससे बात करने की इजाज़त नहीं है। अपने काम से काम रखो। अपने बात से कहो सिर्फ इसके हाथ खोल दें। वो अल्फाज गिड़मिड़ हो गए। उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। उस रात कसरे कारदार के अकब में एनेक्सी की सारी बत्तियां रोशन थी। सदाकत किचन में खड़ा नुसरत के साथ चीज़ें सेट करवा रहा था। नुसरत फिर उसके बाद नहीं रोई थी। 2 दिन लगे सारी तैयारियां करने में और आज तीसरे दिन वो लोग बिलाखिर एनेक्सी में आ चुके थे। लाउंज भी सफाई के बाद चमकने लगा था। लाउंज में से एक कमरे का दरवाज़ा खुलता जिसमें बड़े अब्बा एक सिंगल बेड पे लेटे थे। फासले पे दूसरे बेड पे सारे दिन का थका हारा सैम सो रहा था। ऊपर सीढ़ियों पर चढ़कर जाओ तो फारिस और जरताशा के पुराने कमरे का हुलिया ज़रा बदला हुआ था। फारिस की कोई चीज़ उधर ना थी। हुनैन और नुसरत के बैग्स और कपड़े वहाँ दिखाई दे रहे थे। साथ वाले कमरे का दरवाज़ा बंद था। अंदर मध्यम सर्द बत्तियाँ जल रही थीं। ये वही कमरा था जिसमें जुमर शादी के दिन से रह रही थी। शादी के लाए बुके वहीं रखे गए थे। गो के अब वो सूख चुके थे। एक अलमारी खुली थी और फारिस उसके सामने खड़ा उस पर अपनी चीज़ें रख रहा था। दफातन उसने हाथ रोककर एक नज़र इन बॉक्सेस पर डाली जिनमें जुमर के कागजात थे और जो उसने बदिल नख्वास्ता फारिस की चीज़ों के लिए इस अलमारी से निकाल लिए थे। और फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा जो स्टडी टेबल पे उसकी तरफ पुश्त किए लैपटॉप खोले बैठी थी। मध्यम जर्द बत्ती में भी उसके घुंघराले बाल चमक रहे थे। आप ये बॉक्सेस नीचे बेसमेंट में रख दें। बेसमेंट की चाबी आपकी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी है। पिछले 2 दिन की खामोशी के बाद उसने पहली दफ़ा उसे मुखातिब किया था। वो जवाब दिए बिना काम किए गई। फारिस ने गहरी सांस ली। आई एम सॉरी, उस दिन मैं आप पर गुस्सा कर गया। आपकी माजरत का वक्त गुजर चुका है। वो मुड़े बिना कंधे उचकाकर बोली। कोशिश करूँगा इस कमरे में कम से कम आऊँ और आपको ज़्यादा परेशान ना करूँ। ये भी मजबूरी है। वो चुपचाप स्क्रीन को देखे गई और वो उसके बालों को। अगर आप मेरी वजह से गैर आरामदेह हैं तो उसके लिए भी माजरत करता हूँ। ये आपका कमरा है, आपका ही रहेगा। मैं सोफे पे सोऊंगा जब तक हमें साथ रहना पड़े। सुमर की टाइप करती उंगलियां थमी। गर्दन मोड़कर जताती नज़रों से उसे देखा। मैंने अपने कमरे में ये सोफ़ा आपके लिए ही डलवाया है। और वापस घूम गई। फारिस ने ठंडी सांस ली। फिर अलमारी का पट बंद करता खिड़की तक आया तो दम ठहरा। पर्दा ज़रा सिरका कर नीचे देखा जहाँ बरामदे में हाशिम खड़ा हुनैन से बातें करता नजर आ रहा था। फारिस के जबड़े भींचे। वो तेज़ी से बाहर निकला।